हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। आज हम हमारे ग्रुप एफिशिएंसी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ग्रुप एफिशिएंसी बाय कन्वर्स लैबेर फॉर्मूला करेंगे। अब गेट 22 में जब ये इस टॉपिक से जब पहली बार क्वेश्चन पूछा गया तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला दे दिया गया था। ये भी बता दिया गया था कि इस फॉर्मूले में कौन सी चीज क्या है। आपको डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके थोड़ी सी ग्रुप एफिशिएंसी की आपको नॉलेज हो थोड़ी सी, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले ये क्वेश्चन जो गेट 22 में आया था उसको जैसे कि हम करते हैं 5 सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आऊंगा, उसको आप सॉल्व करना। आपको जो ग्रुप एफिशिएंसी की बिल्कुल जो बेसिक नॉलेज है उससे भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो जब आपने ये कर लिया या अगर आपको फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हुई तो बाद में अब मैं इसको डिस्कस करूंगा जब आपने कर लिया। और डिटेल में जैसे डिटेल में हम जाते होते हैं, मैं आपसे राइट अप्रोच डिस्कस करता हूँ, सारी इन टर्म्स डिटेल में डिस्कस करता हूँ, वैसे आपसे डिस्कस करूंगा। राइट, तो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर 5 सेकंड के लिए ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमको ये गिवन है कि टोटल 60 नंबर ऑफ पाइल्स है, 3 मीटर सेंटर स्पेसिंग है, 1 मीटर डाया ऑफ पाइल्स है, लेंथ उनकी 20 मीटर है और एक पाइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी 1000 किलो न्यूटन है, जिसको हम क्यूयूपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल। वैसे तो मैं यहाँ पे पी डालना अवॉइड कर रहा था क्योंकि कुछ जगह पर क्यूयूपी इस चीज को डिनोट करने के लिए किया जाता है, जैसे हमने यहाँ पे किया दैट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल। कुछ जगह पर ये क्यूयूपी रिप्रेजेंट्स अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ पॉइंट रेजिस्टेंस, जिसको हम एंड बेयरिंग कहते हैं। पर क्योंकि हम यहाँ पे ग्रुप कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो मैंने सोचा क्यूयूपी यहाँ पे डालना इट इज अ बेटर आइडिया। ठीक है, अब अगर हमने कहीं पर भी क्यूयूपी डाला क्यूयू की जगह पे, वो आपको मतलब अंडरस्टूड ही है वो आपको कि वो एक पाइल की अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की बात की जा रही है। ठीक है, अब इसमें जो फॉर्मूला दिया हुआ है राइट, कन्वर्स लैबेर फॉर्मूला से, उसका नाम नहीं दिया दैट इट इज कन्वर्स लैबेर फॉर्मूला, पर वो फॉर्मूला कन्वर्स लैबेर फॉर्मूला है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अब से अगर बोला गया कि कन्वर्स लैबेर फॉर्मूला से आप एफिशिएंसी निकालो तो आपको इसी फॉर्मूला से एफिशिएंसी को निकाल के अपनी कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाना है। ठीक है, इसमें हालांकि पूछा गया है कि ग्रुप कैपेसिटी क्या होगी जब पाइल्स एज ए ग्रुप काम करेंगी, एज ए सिंगल यूनिट काम करेंगी, तब उनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर आपसे क्यूयूजी पूछा गया है। सिली मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए आप यहां पे लिख लोगे इंटीजर। ठीक है, राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर, ताकि आपकी सिली मिस्टेक अवॉइड हो सके। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अब ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद ही होना चाहिए। ठीक, पहली बार जब गेट में पूछा गया था, ठीक है, तो आपसे इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि गेट के लिए आपको ये फॉर्मूला याद हो। ईएस के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा था पर गेट के लिए इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। पर अब गेट 22 में पूछ लिया गया है तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद ही होना चाहिए। आसान है, आसान सा फॉर्मूला है, हो जाएगा याद। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है, आपको पता है कि एक जो होते हैं, एक साइड को नंबर ऑफ रोज कहते हैं, पाइल्स जैसे अरेंज होती हैं, एक साइड को नंबर ऑफ कॉलम्स कहते हैं। पर ये चीज मैं आपको ये चीज बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाए, इसलिए आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा कि क्यों हम एक को नंबर ऑफ कॉलम्स कहते हैं, किसको नंबर ऑफ कॉलम्स कहते हैं और उनको क्यों नंबर ऑफ कॉलम्स कहते हैं, उनको कॉलम्स का नाम ही क्यों दिया गया है। ये देखिए, जैसे इसमें तो 16 है, 4x4 का ग्रुप है। ठीक है, स्क्वायर ग्रुप है, स्क्वायर ग्रुप पैटर्न है। मान लीजिए रेक्टेंगुलर ग्रुप पैटर्न हो मेरे पास, ऐसे मेरे पास 3 पाइज अरेंज हो। ठीक है, ऐसे 4 हो, 1 2 3 4, सेंटर स्पेसिंग ज्यादातर सबकी एक ही रखी जाती है। अब ऐसे मेरे पास 3x4 का ग्रुप है। अब इसमें जो कॉलम्स होंगे
वो कौन से होंगे, ये वाले होंगे या ये वाले होंगे। कई बार हमको इस चीज में कंफ्यूजन हो जाती है, तो मैं अब ये चीज पूरी तरह से इस तरीके से क्लियर करना चाहता हूं कि इसके बाद आपको कभी भी रटने की जरूरत ना पड़े, आपके अंदर ये चीज बैठ जाए। ठीक है, अब जब भी हम सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो एक चीज जो डेफिनेटली हमको पता है कि कॉलम किसको कहते हैं। कॉलम क्या होता है, एक वर्टिकल सा मेंबर खड़ा होता है, उस पे ऊपर से लोड लगता है, वो लोड को सपोर्ट करता है। मेन यही बात है कि एक लंबा सा वर्टिकल सा मेंबर, उसको हम कॉलम कहते हैं। आसान भाषा में अगर मैं बात करूं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स जितना मर्जी बताते रहो, मैं चीजों को आसान करने में विश्वास रखता हूं। ठीक है, तो एक लंबा सा एक कोई हैगा मेंबर, तो उस पे आपने लोड लगाना, बस यही है। ठीक है, इसमें ये एक लंबा सा मेंबर है, ठीक है, लंबा सा ये वाला मेंबर हो गया, लंबा सा ये वाला मेंबर हो गया, एक लंबा सा ये वाला मेंबर हो गया। ये लंबे से कितने मेंबर हो गए, 1 2 3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हुए इसमें, 3। मतलब जो ये वाले होते हैं 1 2 3, इनको हम नंबर ऑफ कॉलम्स का नाम दे देते हैं। तो दूसरे ऑफ कोर्स रो ही हो गए, 1 2 3 4, ये रोज हो गए। ठीक है, तो इसमें कॉलम्स कितने हो गए, एक लंबा सा, दूसरा लंबा सा, तीसरा लंबा सा। कॉलम कितने हो गए इसमें, 3। और रो कितने हो गए, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल रो, ऑफ कोर्स फिर क्या होंगे, इसके उल्ट, राइट। हमको ये कई बार कंफ्यूजन हो जाती है इसकी, हालांकि ज्यादा वो नहीं है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ अगर कहीं पे स्पेसिफिक होना हुआ तब आपको इस चीज में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हो सकता है किसी जगह पे आपको स्पेसिफिक होना पड़े कि रोज कौन सी है, कॉलम्स कौन सी है, राइट, मैट्रिक्स वाले चैप्टर में, राइट। अब इसमें नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएंगी, 1 2, नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएंगे इसमें, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ रोज, 3 नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ये अब आपको क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं, और कैसे उनको गिनते हैं। ठीक है, जो स्क्वायर ग्रुप हुआ, राइट, हमारे केस में स्क्वायर ग्रुप, मैट्रिसेस के केस में जो स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, उसमें तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, उसमें तो जो नंबर ऑफ रोज है वो ही नंबर ऑफ कॉलम्स है। हाँ, जिसमें डिफरेंट होते हैं उसमें जरूरत होती है, तो वो कैसे कैलकुलेट करने हैं, कौन से होते हैं वो, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, राइट। तो अब इस चीज को मैं इरेज कर देता हूं ताकि हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। अब इस चीज को जब मैंने इरेज कर दिया, तो अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा ग्रुप एफिशिएंसी का बाय कन्वर्स लेबेर फॉर्मूला, राइट। ग्रुप एफिशिएंसी का जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है और जो पूछा गया है वो मैंने ऐसे ब्लू मार्कर से लिख दिया। ग्रुप एफिशिएंसी का क्वेश्चन में ही गिवन है, अब आपको याद होना चाहिए, तब दिया था क्वेश्चन में 1 माइनस थीटा बाय 90 m इंटू n माइनस 1 प्लस n m माइनस 1 बाय mn। अब इसमें जो ये वाला फॉर्मूला है, इसमें m नंबर ऑफ रोज है, दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है, m नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, तो ये तो ब्रैकेट हो गई सॉल्व, ओके, ये हमें पता चल गया। थीटा, थीटा होता है आर्क टेन वैल्यू, थीटा को जो हम नाम देते हैं, क्वेश्चन में ये नाम नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में डायरेक्टली फॉर्मूला दिया हुआ थीटा का। हालांकि जो थीटा का नाम होता है, जो थीटा को हम कहते हैं, दैट इज थीटा इज आर्क टेन वैल्यू। ठीक है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, दिस इज डिफाइंड एज, ये फॉर्मूला, फॉर्मूला थीटा का हालांकि दिया है क्वेश्चन में, कितना, tan इनवर्स d बाय s, ये फॉर्मूला दिया है, थीटा का फॉर्मूला जरूर दिया है। ठीक है, तो जो थीटा tan इनवर्स d बाय s, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डाया पता है हमको, स्पेसिंग पता है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स भी पता है। अब यहाँ पे n, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ 16,
आप इसको कंफ्यूज ना कर दो इस वाले n से जो हमने इसमें लिखा है। तो यहां इसलिए चीजों को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ पाइज इज 60, राइट। नो अब डायरेक्टली सब कुछ गिवन है, मुझे इसमें वैल्यूज पुट करनी, ठीक है। अब इसमें ये कुछ इस तरीके से क्यूरेटेड है फॉर्मूला कि आप नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स m और n को इंटरचेंज कर दो, जो भी आप पैटर्न बनाओ अपने पाइज का, जैसे हमने 3/4 का बनाया था, राइट। तो डायरेक्ट अगर बेटर तरीके से को मैट्रिक्स की भाषा में तो 4/3 का बनाया था हमने जो पैटर्न बनाया था, क्योंकि रोज बाय कॉलम से मैट्रिक्स को ज्यादातर रिप्रेजेंट किया जाता है इन मैथमेटिक्स। तो हमने 4/3 का बनाया था मैट्रिक्स हमारा, जिसमें हमने अपनी पाइज को अरेंज किया हुआ था, ठीक है। इसमें हालांकि 4/4 का ग्रुप है, स्क्वायर में अरेंज है, तो 16 का अंडर रूट क्या हुआ 4, तो मतलब पाइज कैसे अरेंज है 4/4 के ग्रुप पैटर्न में, ठीक है। तो यहां पे जैसे मैंने आपको बताया m और n को आप आपस में इंटरचेंज कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मूला क्यूरेटेड है। जैसे ये कुछ फॉर्मूलाज जो ऐसे होते हैं ना, ये बेटर फॉर्मूलाज तभी कहलाए जाते हैं जब वो सॉल्व करने वाले को कोई डिफिकल्टी ना क्रिएट करें ड्यूरिंग इट्स इंटरप्रिटेशन। जैसे जो शेयर वाला फॉर्मूला आप पढ़ते हो वहां पे आरसीसी में शेयर इन्फोर्समेंट का, जब इंक्लाइंड स्टिरअप्स हों तो हम वर्टिकल वाला जो हमारा फॉर्मूला है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू अगर आप हॉरिजॉन्टल से एंगल लोगे अल्फा तब भी वही रहेगा, अगर वर्टिकल से लोगे तब भी वही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हालांकि मैं अपने कॉलेज वाले डेज में इस चीज में कंफ्यूज था कि हॉरिजॉन्टल से लें या वर्टिकल से लें, तो मैंने अपने टीचर से पूछा था, उन्होंने फिर उस अकॉर्डिंग बता दिया था कि आप वर्टिकल से ले लो, राइट। हालांकि बाद में जब मैं तैयारी करने लगा तो मुझे इस चीज का अंदाजा हुआ कि इस चीज से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा है। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा में अगर एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हम जो एंगल है उसको हॉरिजॉन्टल से लें या वर्टिकल से लें, ठीक है। इस तरीके से यहां पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम m को नंबर ऑफ रोज माने या नंबर ऑफ कॉलम्स माने, n को जो भी माने। इस हमारे स्क्वायर के केस में 4/4 के केस में तो कोई चक्कर वैसे ही नहीं है। अगर स्क्वायर ना होता, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न होता, तब भी कोई चक्कर ना पड़ता, क्योंकि ये फॉर्मूले कुछ इस तरीके से क्रिएटेड है कि एक ले लो, दूसरे में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर प्लस दूसरा लेके पहले में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइड बाय दोनों को मल्टीप्लाई करके बीच मतलब इधर डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अब इसमें थीटा की हम वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई मुश्किल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का आर्ट आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। नाउ कैलकुलेटर, लेट मी सॉल्व इट विद कैलकुलेटर। अब ये जो क्वेश्चन हो जाएगा दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ d by s। d 1 मीटर गिवन है, डाया स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर 3 मीटर है, 18.43 डिग्रीज, दिस बिकम्स 18.43 डिग्रीज, ओके। थीटा आ गया 18.43 डिग्रीज, राइट। अब थीटा मेरे पास आ गया, तो बस इसमें m 4 है, n भी 4 है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ओके। ईटा जी क्या आ जाएगा 1 माइनस 18.43 बाई 90 इंटू m4 इंटू n माइनस 1, n भी 4 है तो 4 माइनस 1 3 प्लस n क्या है 4, m माइनस 1 4 माइनस 1 3 डिवाइड बाय m इंटू n, ये आ गया मेरा ईटा जी। ईटा जी क्या आ गया, ईटा जी सिंपली दिस बाय 90 इंटू 4 इंटू 3, डायरेक्टली आप मल्टीप्लिकेशन करते हुए डायरेक्टली इसको कर सकते हो 4 इंटू 3 इंटू 2 अपना टाइम बचाने के लिए, डिवाइड बाय 4 इंटू 4, राइट। तो ये
हमारे पास एफिशिएंसी आ गई 0.69275। इसको डायरेक्टली हम अगर 100 से मल्टीप्लाई करना चाहें तो इसको एज ए परसेंटेज लिख सकते हैं, पर हमें उसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें ये निकालना है अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप। एफिशिएंसी से हमें कोई मतलब नहीं है कि हमें कैसे हम उसको रिपोर्ट करें, उस चीज से हमको मतलब नहीं है, राइट। तो सॉल्व करते हुए तो ऑफ कोर्स हमें फ्रैक्शन में ही वैल्यूज लेनी पड़ती हैं, तो हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं 0.69275। इसकी हालांकि जरूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि डायरेक्टली मैं अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए यहाँ पे QUG लिख के डिवाइड बाय कर दूंगा, टोटल नंबर ऑफ पाइल 16 है, इंटू एक पाइल की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है, कितनी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है 1000 है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ग्रुप एफिशिएंसी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो तो यही होता है। हाँ, उसको निकालने का तरीका अलग अलग हो सकता है, जैसे कन्वर्स लेबेर फॉर्मूला ने ये वाला तरीका दे दिया, पर ग्रुप एफिशिएंसी QUG डिवाइड बाय NQUP होती है, ये तो वही रहेगी, वेयर N इज नंबर ऑफ पाइज टोटल, ठीक है, तो वो तो वही रहेगा। डायरेक्टली हमने वो वाला फॉर्मूला लगाया QUG डिवाइड बाय नंबर ऑफ पाइज इनटू सिंगल पाइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी। QUG यहां से आपके पास निकल जाएगा कितना, जो ये आंसर है आपका, इससे आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए जो भी आपको कैलकुलेटर है। गेट वाले साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपको अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि वहां पे आपको अपनी स्पीड भी मेंटेन करनी है, एक्यूरेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए। उसके लिए आपको अभी से साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो इंटू 16 इंटू 1000 आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से करनी है, गेट वाले से। अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए ऐप गेट साइंटिफिक कैलकुलेटर वाली, उससे कैलकुलेशन कीजिए, उससे, या चाहे अपने लैपटॉप या पीसी जिसमें भी आप करना चाहो, पर गेट वाले कैलकुलेटर से ही कैलकुलेशन करनी है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। नाउ इंटू 16 इंटू 1000, ये बन गया 111084.01 किलो न्यूटन। तो मेरी लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप आ गई 111084.01 किलो न्यूटन। पर ये आंसर नहीं है, आंसर नहीं है ये। हाँ, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप है ये 111084.01 किलो न्यूटन। क्यों आंसर क्यों नहीं है फिर ये? क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया गया था कि आपको नियरेस्ट इंटीजर पे अपना आंसर रिपोर्ट करना है, जो न्यूमेरिकल पैड होता है गेट में गिवन होता है, वहां पे स्क्रीन पे आपको टाइप करना होता है। यूनिट्स वगैरह का ऑलरेडी दिए होते हैं क्वेश्चन में कि किस यूनिट्स में, किलोमीटर में गिवन है, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हो, तो आपको लिखना है जब आप क्वेश्चन को जॉट डाउन करोगे, डेटा जॉट डाउन करोगे, तो आपको लिखना है कि किलोमीटर, राइट। अगर बहुत ज्यादा डेटा दिया हुआ है तब आप स्किप भी कर सकते हो डेटा को जॉट डाउन करना, ठीक है ना। अब क्योंकि टाइम हमको बचाना है, दोनों चीजें चाहिए हमको, एक्यूरेसी, स्पीड। स्पीड आपकी प्रैक्टिस से आएगी, एक्यूरेसी भी आपकी प्रैक्टिस से ही आएगी, पर पहले आपको अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है, फिर एक्यूरेसी के साथ प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो स्पीड बन जाएगी, ठीक है। ऐसे हम अपनी स्पीड को एक्यूरेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए बढ़ाएंगे, ठीक है ना। सो आंसर क्या होगा? आंसर जो मेरा होगा दैट विल बी, माय आंसर विल बी 11084, ये मेरा आंसर होगा। अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप थी 11084.01 किलोमीटर, आंसर मेरा है 11084, बस ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो इससे हमने कन्वर्स लेबेर फॉर्मूला से ग्रुप एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं वो देख लिया। फिर अल्टीमेटली जो हमसे पूछा गया था लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप, वो हमने निकाल ली, ठीक है। और ये फॉर्मूला अब डायरेक्टली गेट में पहली बार जब पूछा गया था तब आपको ये फॉर्मूला गिवन था, अब नहीं गिवन होगा। दे दे अच्छी बात है, पर ना दे तो डायरेक्टली हमको अब मान के चलना है कि ये फॉर्मूला हमको याद ही होना चाहिए, ठीक है। ये वाला ग्रुप एफिशिएंसी का ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, राइट। इस बात का भी अगर ये इससे पूछ लिया आपको ग्रुप एफिशिएंसी बाय कन्वर्स लेबेर फॉर्मूला, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये फ्रैक्शन में आंसर आपका आएगा। अगर वहां पे परसेंटेज में पूछा है तो इंटू 100 करना मत भूलना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, राइट। नाउ अब हम पाइल ग्रुप की सेटलमेंट को कैसे कैलकुलेट करना है ये सीखेंगे, और इसके लिए हमने जो कंसोलिडेशन में एक फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा H इक्वल टू CC H नॉट,
डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई नॉट लॉग ऑफ सिग्मा नॉट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार बाय सिग्मा नॉट बार, इसकी मदद लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्ले की। ये ऑफ कोर्स जो फॉर्मूला था वो क्ले के लिए ही था। ठीक है, क्ले की सेटलमेंट अगर हमको कैलकुलेट करनी हो तो इस फॉर्मूले से हम करते हैं कैलकुलेट। ठीक है, सिंपल है। अब क्ले लेयर में अगर हमने एंड बियरिंग पाइल्स को रखा हुआ है तो इसकी सेटलमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम पहले देखते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि एंड बियरिंग पाइल्स की बात की जा रही है, एंड बियरिंग पाइल्स जैसे कि आपको पता है जो अपना लोड है वो एंड पे जो इसका एंड होता है वहां से ट्रांसमिट करना शुरू करती है। ठीक है, पॉइंट रेजिस्टेंस, इसलिए हम इनको पॉइंट बियरिंग पाइल्स भी कहते हैं। तो यहां से क्योंकि इन्होंने सॉइल में लोड डिस्पर्स करना शुरू करना है तो इसलिए इस लेवल पे हम एक इक्विवेलेंट राफ्ट एज्यूम कर लेंगे इन पाइल्स के नीचे। ठीक है, बिल्कुल जो इनका बॉटम है, जो इनका टिप है, वहां पे एक इक्विवेलेंट राफ्ट एज्यूम कर ली। उस राफ्ट के डायमेंशंस क्या होंगे? वही जो पाइल ग्रुप के डायमेंशंस है। अगर एक स्क्वायर है, स्क्वायर पाइल ग्रुप है, तो b इंटू बी हो जाएंगे उसके डायमेंशंस। अगर रेक्टेंगुलर है तो b इंटू बी डैश, एक साइड को आप b कह दोगे, दूसरी साइड को आप b डैश कह दोगे, तो b इंटू बी डैश। ठीक है, सिंपल, उसके ये उसके डायमेंशंस होंगे। तो जैसे आप कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में आपने देखा था कि एक स्क्वायर फाउंडेशन हो, राइट, स्क्वायर शेप की फाउंडेशन हो तो उसकी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, रेक्टेंगुलर शेप की हो उसकी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वैसे यहां पे देखना सिंपल। इस फॉर्मूला में हमको वैल्यूज पुट करनी है, जो जो भी रेलेवेंट है वो वैल्यूज पुट करके हमको अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट कैलकुलेट कर देनी है। वो ही हमारी सेटलमेंट ऑफ पाइल ग्रुप होगी फॉर एंड बेयरिंग पाइल्स व्हेन दे आर इन अ क्ले लेयर। ठीक है, नाउ अब इस फॉर्मूले में कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। वॉइड रेशियो, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर गिवन होगी तो इनडायरेक्टली आपको निकालनी पड़ेगी। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ऑफ कोर्स प्योर क्ले के केस में आप जब सैचुरेटेड क्ले होती है तभी, अब जो क्ले है वो अपनी असली नेचर तभी डिफाइन करती है जब वो सैचुरेटेड होती है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होगा। एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी, वाटर कंटेंट आपको गिवन होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको गिवन होगी, उससे आप वॉइड रेशियो निकाल लोगे। ठीक है, अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है तो आपको कुछ इस तरीके का डेटा गिवन होगा जिससे आप वॉइड रेशियो निकाल पाओ। ठीक है, तो सीसी आपको गिवन होगा, ई नॉट आपको गिवन होगा, एच नॉट, एच नॉट क्या होता है कि जहां से लोड डिस्पर्स करना शुरू करे वहां से लेके एंड तक क्ले लेयर की कितनी थिकनेस है। अब इस केस में क्ले लेयर की कितनी थिकनेस है? एच नॉट, राइट, वो होगी एच नॉट। मान लीजिए जेड है, ये दिस डेप्थ इज जेड, यहां से लेके जो बेड तक क्ले लेयर की थिकनेस है दैट इज मान लीजिए एच नॉट, जेड इक्वल टू एच नॉट। ठीक है, वो है एच नॉट। एच नॉट आपको पता चल गया क्या लेना है आपको। ठीक है, उसको हम जेड का नाम दे रहे हैं। अब ये कैलकुलेट करने के बाद एच नॉट हमको पता चल गया, सिग्मा नॉट बार और डेल्टा सिग्मा बार ये तो अननोन रह गए। सिग्मा नॉट बार इफेक्टिव स्ट्रेस हमको लेनी होती है एट सेंटर ऑफ कंप्रेसिबल लेयर। अब ये वाली लेयर है ना जो कंप्रेस हो रही है, ये वाली लेयर अल्टीमेटली ये वाली लेयर कंप्रेस हो रही है, इसके सेंटर पे, ये वाली लेयर की सेंटर पे हमको सिग्मा नॉट बार इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है। कौन सी? इफेक्टिव स्ट्रेस। क्योंकि कंसोलिडेशन जब भी होगी, सेटलमेंट जब भी होगी, वो तभी होगी जब हमारी क्ले लेयर में से पानी निकलेगा। वो पानी निकलने की वजह से जो सॉइल ग्रेन्स है वो पास आएंगे, और जो पास आ रहे हैं सॉइल ग्रेन्स उसी को हम सेटलमेंट का नाम दे रहे हैं। और पानी अगर निकल रहा है तो मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस अपना काम दिखा रही है, राइट। तो यहां पे इस लेयर पे हमको कैलकुलेट कर लेना है कि कितनी इफेक्टिव स्ट्रेस होगी। ठीक है, लोड को डिस्पर्स कर दिया, सिंपल, लोड को डिस्पर्स कर दिया। हालांकि लोड डिस्पर्जन का इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करने में कोई रोल नहीं है, हालांकि डेल्टा सिग्मा बार भी होगा, राइट। तो इसलिए लोड को डिस्पर्स मैंने आपको पहले शो कर दिया। तो सिग्मा नॉट बार आप इस पे कैलकुलेट कर लोगे, इस पे ग्राउंड से लेके यहां तक
जो भी डिस्टेंस होगा उस हिसाब से आप इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट कर लोगे, सिग्मा नॉट बार। सिग्मा नॉट बार आ गया, अब डेल्टा सिग्मा बार रह गया। डेल्टा सिग्मा बार में इस लोड डिस्पर्जन का काम आएगा। अब अगर आपको लोड डिस्पर्जन क्वेश्चन में गिवन है कि कैसे लोड डिस्पर्जन आपको एज्यूम करनी है, तो ठीक है, आप वो लोड डिस्पर्जन एज्यूम कर लोगे। ठीक है, यूजिंग ट्रेपेजॉइडल मेथड। ट्रेपेजॉइडल मेथड इसको कहते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे जो लोड है वो वाइडर एरिया में डिस्पर्स होता रहेगा। ठीक है, तो इसको हम ट्रेपेजॉइडल मेथड का नाम देते हैं, ट्रेपेजॉइडल मेथड। ये आप जो पिछले वाले चैप्टर्स हैं उनमें पढ़ते हो, जिसमें आप बोल्जनेस थ्योरी पढ़ते हो, वेस्टरगार्ड थ्योरी पढ़ते हो, एक आप ट्रेपेजॉइडल मेथड भी पढ़ते हो उस चैप्टर में, राइट। तो ट्रेपेजॉइडल मेथड इस मेथड का नाम है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं वैसे वैसे लोड ओवर अ वाइडर एरिया डिस्पर्स होता रहता है, और हम जिस डेप्थ पे भी हमको लोड कैलकुलेट करना होता है, प्रेशर कैलकुलेट करना होता है, हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा सिग्मा बार हमको कैलकुलेट करना है, दैट विल बी एबल टू कैलकुलेट। अब जो भी ऊपर से लोड आ रहा होगा क्यू, ठीक है, उसको आपको डिवाइड करना है। प्रेशर है ना यहाँ पे, इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है? एक तरह का प्रेशर है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया हमको इस पे देखना है। ओके, एरिया, एरिया इस पे देखना है, इस पे वाइडर एरिया पे डिस्पर्स हो गया। अब अगर तो आपको गिवन है, ठीक है, अगर तो आपको गिवन है कि किसमें का आपको करना है तो आपको उसमें कर लोगे। अगर गिवन नहीं है तो यूज 2:1 मेथड, यूज 2:1 मेथड फॉर लोड डिस्पर्जन। 2:1, इसका क्या मतलब हुआ? 2:1। इसका यह मतलब हुआ कि 2 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल। मतलब जैसे जैसे लोड नीचे जाएगा सॉइल में वैसे वैसे फॉर 1 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल वो नीचे जाएगा। या हम ये कह दें कि 2 वर्टिकल के लिए 1 हॉरिजॉन्टल वो जाएगा, राइट। इसका मतलब समझ पा रहे हो ना कि जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं, इधर अगर मैं 2 यूनिट्स गया तो 1 यूनिट मेरे को इधर जाना पड़ेगा। अगर 4 यूनिट्स गया तो 2 यूनिट्स इधर जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे लोड डिस्पर्स होता रहेगा, इसी तरफ, इसी तरह इस तरफ, जैसे इधर बताया वैसे इधर। कि अगर मैं 2 नीचे गया तो 1 मेरे को इस साइड जाना पड़ेगा, ठीक है, तभी इस लाइन के अक्रॉस मैं मूव कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये 2:1 मेथड होता है। इस 2:1 मेथड के हिसाब से जो आसान चीज होती है कैलकुलेट करने की वो ये होती है कि आप इसको कन्वर्ट कर ले, किसमें कन्वर्ट कर ले? हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल में। जैसे इसमें हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये बन जाता है 1 हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल, ये बन जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग जो n है वो हमको कैलकुलेट करना होता है कि n हॉरिजॉन्टल, इसको जो आसान करने के लिए हम फॉर्मूला में अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए कुछ इस तरीके की कैलकुलेशन करते हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। पहले इसको जो दिया होता है हमको कि इतने में आप लोड डिस्पर्जन को एज्यूम कर लीजिए, उसका बाय डिफॉल्ट मतलब होता है कि पहले वाला जो 2:1 है तो पहले वाला है वर्टिकल, दूसरे वाला है हॉरिजॉन्टल। हमको अपनी कैलकुलेशन करने के लिए इसको हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल में कन्वर्ट करना होता है। तो पहले वर्टिकल लिख ले, 1 हॉरिजॉन्टल इज टू 2 वर्टिकल। तो जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम n का नाम देते हैं, n हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। हम ये चीज कैलकुलेट करते हैं कि 1 वर्टिकल के लिए हमको कितना हॉरिजॉन्टल जाना पड़ेगा। अब 2 वर्टिकल के लिए 1 हॉरिजॉन्टल जाना पड़ रहा है तो 1 वर्टिकल के लिए डिवाइड बाय 2, मतलब इधर भी डिवाइड बाय 2, मतलब 0.5 हॉरिजॉन्टल जाना पड़ेगा। 0.5 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। मतलब n की वैल्यू जो यहाँ पे n हॉरिजॉन्टल था ना, n हॉरिजॉन्टल, इस n की वैल्यू इस केस में जब हम 2:1 मेथड यूज करेंगे उस केस में n की वैल्यू 0.5 हो जाएगी। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। डायरेक्टली स्पीड बढ़ाने के लिए स्पीड नहीं बढ़ाओगे। जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये चीजें करो, ये चीज करो, स्पीड बढ़ाने का ये मतलब नहीं होता कि आप पागलों की तरह ऐसे ऐसे सॉल्व करने लग जाए। नहीं, स्पीड बढ़ाने के कुछ तरीके होते हैं, वो तरीके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं,
ठीक है, तो n इक्वल टू 0.5 आपको डायरेक्टली अब याद रखना है, आपकी मेमोरी में होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब ये n इक्वल टू 0.5 आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आप डायरेक्टली यहाँ पे एक इनफ स्पेस तो नहीं है, तो नहीं, इधर डेल्टा सिग्मा बार तो इधर आ जाएगा, तो डेल्टा सिग्मा बार यहां पे। अब डेल्टा सिग्मा बार आपको जो कैलकुलेट करना होता है दैट विल बी लोड डिवाइडेड बाय, अब जो n इक्वल टू 0.5 एज्यूम करके जो भी हमारी साइड होती है ना रेक्टेंगल या स्क्वायर की, वो कुछ इस तरीके की बन जाती है कि मान लीजिए उसकी b थी। ठीक है, यहां पे जो मैंने राफ्ट एज्यूम करी एंड बेरिंग पाइल्स के नीचे, यहां पे उसके डायमेंशन मान लीजिए b थे। ठीक है, बी उसकी साइड b थी, तो जब मैंने इसको डिस्पर्स किया तो जिस भी डेप्थ तक मैं देख रहा हूं उस डेप्थ पे, मान लीजिए मैं यहां पे मुझे किस डेप्थ पे देखना पड़ रहा है, यहां पे मुझे z/2 डेप्थ पे देखना पड़ रहा है, राइट। दिस h0/2 रादर, z तो हमने डिफाइन किया ना, तो यहां पे अगर हम इसको z ना कहें डायरेक्टली h0 ही कह दे, बाद में आप कंफ्यूज ना हो। h0 z का नाम हम क्यों ही दे, ओके h0। तो यहां पे जो z डेप्थ पे अगर हमको लोड डिस्पर्स करने के बाद देखना होता है कि ये साइड कितनी बन जाएगी, ये आपके ओसीएफ में भी काम आएगा ओपन एंड फ्लो में। जब आप ये देखते हो कि ट्रेपेजॉइडल का मोस्ट इकोनॉमिकल एंड मोस्ट एफिशिएंट चैनल आप कैलकुलेट करते हो ना, तो वहां पे जो आपकी डेरिवेशन है उसमें ये चीज काम आती है, उसमें ये चीज आपको डायरेक्टली यहां से याद हो जाएगी, तो वो आपके लिए बिल्कुल एक चुटकी का काम हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। ओसीएफ में भी आपको ये चीज बहुत काम आएगी अगर आप इस चीज को ध्यान से समझ लो तो। नाउ जेड डेप्थ पे हमको अगर अपना जो बी है उसको देखना है कि कितना होगी वो साइड, तो वो हो जाएगी बी प्लस 2nz। जो यहां पे बी थी ना, ये बी थी, ये यहां पे आके z डेप्थ नीचे आके b प्लस 2nz बन जाएगी। n क्या है मैंने बता दिया, n है n हॉरिजॉन्टली टू 1 वर्टिकल में अगर हम लोड डिस्पर्स कर रहे हैं तो z डेप्थ अगर मैं नीचे गया जहां पे लोड डिस्पर्स हो रहा है वहां से, तो मेरी जो b थी वो b प्लस 2nz बन जाएगी, b मेरी b प्लस 2nz बन जाएगी, राइट। अब अगर मान लीजिए ये एक साइड b है मेरा, मैं क्योंकि आपको थोड़े से डिफिकल्ट चीजों के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूं, ताकि पेपर में अगर डिफिकल्ट आए वो आपसे हो जाए, अगर आसान आए वो तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक साइड b थी, दूसरी साइड जो हमने 3/4 का ग्रुप था, एक साइड b थी दूसरी साइड b डैश होगी, तो b डैश कितनी हो जाएगी, b डैश प्लस 2nz। कहने का मतलब ये है जो भी साइड होती है ना उसमें आप 2nz ऐड कर दो, वो नई साइड बन जाएगी उस एरिया की जो इधर आ रहा है। कहां, एट z डेप्थ फ्रॉम वेयर द लोड डिस्पर्जन हैज स्टार्टेड। ठीक है, तो इस तरीके से अगर तो आपकी स्क्वायर पाइल है, ठीक है, तो वहां पे आपका अगर तो आपकी स्क्वायर पाइल है तो आपका आ जाएगा b प्लस 2nz स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा अगर आपकी स्क्वायर पाइल है, राइट। मैं यहां पे लिख ही देता हूं, तो यहां पे क्योंकि आपने सारे पैरामीटर्स आपने, लेट मी राइट हियर ओनली, सारे पैरामीटर्स पढ़ लिए तो मैं यहां पे लिख सकता था, बट स्टिल हियर इट इज ओके। एरिया एज्यूमिंग स्क्वायर पाइल ग्रुप, स्क्वायर पाइल ग्रुप अगर मैं एज्यूम कर लूं तो आ जाएगा b प्लस 2nz स्क्वायर, यहां पे लोड डिस्पर्जन करने के बाद। अगर स्क्वायर पाइल नहीं है, रेक्टेंगुलर है, 3/4 का ग्रुप है, 4/5 का ग्रुप है, 2/4 का ग्रुप है, ठीक है, सिमेट्रिकल नहीं है, वो रेक्टेंगुलर है, तो आप डायरेक्टली b इंटू बी डैश कर दोगे, राइट। मतलब b इंटू बी डैश, जहां पे b इंटू बी डैश जो है उसको आप b प्लस 2nz इंटू b प्लस 2nz कर दोगे।
ठीक है, स्क्वायर है तो एक साइड का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ये तो बेसिक मैथमेटिक्स की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। मेन आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए। अगर सर्कुलर आ गया, जैसे यहां पे जो हमने पाइल ग्रुप किया है, यहां तो सर्कुलर नहीं आ सकता, पर मान लीजिए आप कोई कंसोलिडेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें कोई सर्कुलर फुटिंग है, उसमें डायमीटर डी है, तो वो जेड डेप्थ पे आके कितना हो जाएगा, उसमें 2nz ऐड कर दो, d प्लस 2nz हो जाएगा। तो एक सर्कुलर आपके पास शेप आ गई जिसका डायमीटर आपको पता है d प्लस 2nz, एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू d प्लस 2nz का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। कोई और शेप आ गई उस हिसाब से कैलकुलेट कर लो। बस बेसिक आइडिया आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जहां से लोड डिस्पर्जन शुरू होती है वहां से जेड डेप्थ नीचे जाके जो साइड हो जाती है हमारे, जो भी हमको शेप दी है उसकी साइड हो जाती है, उसमें 2nz ऐड कर देने पे, 2nz ऐड कर दो, वो साइड हो जाती है। बस यही बेसिक बेसिक मतलब ये बेसिक को पकड़ लो, उसके बाद आपको कुछ भी पूछ लिया जाए आप कर लोगे, ठीक है। तो ये है बेसिक। डेल्टा सिग्मा बार क्या जाए, क्यू बाय एरिया। एरिया कौन सा एरिया, वो वाला जो यहां पे बन रहा है। अगर स्क्वायर है तो b प्लस 2nz का स्क्वायर आ जाएगा, रेक्टेंगुलर है तो b प्लस 2nz इंटू b डैश प्लस 2nz, ठीक है ना। बेसिक आपको मतलब क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा सिग्मा बार आपके पास आ जाएगा, सिग्मा नॉट बार आ गया, डेल्टा सिग्मा बार आ गया, ये लॉग बेस 10 होता है, ये आपको पता ही होगा। तो डेफिनेटली डेल्टा एच आपके पास आ जाएगा, राइट। यूनिट्स का एंड में आपको ध्यान रख लेना कि आपने किस यूनिट्स में सॉल्व किया है, आंसर आपसे किस यूनिट्स में पूछा है, उस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन कर लोगे। जैसे ज्यादातर जो यूनिट्स एच नॉट के होते हैं वो मीटर में गिवन होते हैं, हमारा एंड में आंसर मीटर में आएगा। जो आपसे पूछा जाता है वो ज्यादातर mm में पूछा जाता है, तो इंटू 1000 कैलकुलेटर पे ही कर लेना ताकि एक्यूरेसी मेंटेन रहे। तो इंटू 1000 करके जो भी आएगा वो आप अपने आंसर में रिपोर्ट कर दोगे, अगर mm में आंसर पूछा आपसे न्यूमेरिकल आंसर टाइप में, राइट। तो ये एंड बेयरिंग पाइल बहुत ही आसानी से आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अब जो भी मैंने आपको यहां पे बताया सभी कुछ एप्लीकेबल होगा अगर ये फ्रिक्शन पाइल्स आ जाए, सभी कुछ। बस एक चेंज होगा, कौन सा चेंज, वो मैं आपको बताता हूं। अगर यहां पे फ्रिक्शन पाइल्स आ जाए, कुछ थोड़ा सा चेंज होगा, मैं आपको बताता हूं। अगर फ्रिक्शन पाइल्स आ जाए, फ्रिक्शन पाइल्स, तो जो चेंज होगा ना वो ये होगा कि अब इक्विवेलेंट राफ्ट मुझको यहां पे नहीं माननी, जो इक्विवेलेंट राफ्ट जो मैंने यहां पे मानी थी ना, एट द बेस ऑफ दिस पाइज, जो टिप थी वहां पे मानी थी, यहां पे नहीं माननी। यहां पे अब मेरे को जो मेरी इक्विवेलेंट राफ्ट होगी वो एट ए डिस्टेंस ऑफ 2l/3 फ्रॉम द टॉप इधर माननी है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2l/3। लेट मी राइट इट क्लियरली, 2l/3। क्ले की बात हो रही है ऑफ कोर्स, तो इधर मैं क्ले लिख देता हूं। तो 2l/3 का डिस्टेंस कहीं ना कहीं इधर आ जाएगा, राइट। 2l/3 का डिस्टेंस कहीं ना कहीं इधर आ जाएगा, ओके। तो 2l/3 के डिस्टेंस पे अब कब, जब फ्रिक्शन पाइल्स की मैं बात कर रहा हूं, इसको मैं कर देता हूं रब। सब कुछ सेम है, बस एक ही डिफरेंस है, सिर्फ एक डिफरेंस, वो ये कि मेरे को अपनी इक्विवेलेंट राफ्ट जो एज्यूम करनी है, मतलब इसकी कैलकुलेशन सिंपली मेरे को और कुछ सोचना ही नहीं है, बस जो राफ्ट फाउंडेशन के लिए मेरे को कैलकुलेशंस करनी थी वो ही इसमें करनी है। बस राफ्ट के डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करने हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, जो पाइल ग्रुप के डायमेंशन है वो कैसे कैलकुलेट करने हैं ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, ठीक है। वो मैंने से डिस्कस कर लिया मैंने आपने, राइट, पिछले या उससे पिछले लेक्चर में आपसे डिस्कस कर लिया मैंने। अब राफ्ट के डायमेंशन आपके पास आ गए, उस राफ्ट की आपने कंसोलिडेशन सेटलमेंट कैसे कैलकुलेट करनी है ये हमने कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में पढ़ा। बस वो ही है, राफ्ट कहां पे एज्यूम करनी है, ये बस पाइज किस सॉइल में ड्रिवन है
उसके अकॉर्डिंग कौन सी पाइज है, एंड बेरिंग पाइज है या फ्रिक्शन पाइज है, उस पर डिपेंड कर देगा। बस इतना ही है, सिंपल सा है। तो यहां पे 12/3 के डिस्टेंस से फ्रॉम टॉप एज्यूम कर लो इक्वल ड्राफ्ट। जो यहां पे एज्यूम कर रहे थे वो यहां पे एज्यूम कर लो, इक्वल ड्राफ्ट एज्यूम कर लो। इसकी डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करनी है मैं यहां से डिस्कस कर लिया। अब यहां पे एज्यूम कर ली तो एच नॉट यहां से होगा। अब एच नॉट विल बी फ्रॉम हियर, ये एच नॉट होगा। इसके सेंटर पे एट जेड इक्वल टू एच नॉट बाय 2, वहां पे भी जेड इक्वल टू एच नॉट बाय 2 पे किया था एंड बेरिंग पाइल पे, यहां पे भी एट जेड इक्वल टू एच नॉट। हाँ, ये डिफरेंस है कि एच नॉट कहां से ले रहे हैं, इसका डिफरेंस है दोनों में। एट एच नॉट बाय ये यह कहीं ना कहीं इधर सेंटर होगा इसका, राइट, कहीं ना कहीं इधर होगा। तो जेड इक्वल टू एच नॉट बाय 2 पे मैंने लोड डिस्पर्जन को देख लेना, सिग्मा नॉट बार यहां पे देखना मैंने, ठीक, ये मेरे को पता चल गया। अब यहां पे इस पे यहां मैं कैसे कैलकुलेट करूं कि ये इसका डिस्टेंस कितना है, ये मुझको पता चल गया। अब इसका हाफ कर लिया, इसका हाफ करके 12/3 मेरे को ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट की हुई है, तो अब डिस्टेंस पता चल गया। ये मेरे को पता है, ये मेरे को पता है, दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि सिग्मा नॉट बार मैंने किस डेप्थ पे कैलकुलेट करनी है। कौन सी डेप्थ होगी, 12/3 प्लस एच नॉट बाय 2। इस डेप्थ पे मेरे को अपना सिग्मा नॉट बार की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। कर ली कैलकुलेट, एच नॉट पता चल गया, सिग्मा नॉट बार का पता चल गया, तो डेल्टा सिग्मा बार भी रह गया, वो कर लेते हैं। सिंपल है, वो तो बिल्कुल ही सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। रिज्यूम कर लिया, ओके कर दिया, डिस्पर्स कर दिया एरिया, सिंपल है। यहां पे एक इक्वल ड्राफ्ट आ गई, ठीक है, जो यहां पे राफ्ट थी वो यहां पे आ गई, ठीक है, लोड डिस्पर्स करने के बाद उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करना है आपको पता है। यहां पे बी होगा, बी प्लस 2nz कर देना, जो भी z की वैल्यू आएगी एच नॉट बाय 2 करके। अगर स्क्वायर है तो b प्लस 2nz का स्क्वायर हो जाएगा। अगर रेक्टेंगुलर है तो b प्लस 2nz इंटू बी डैश प्लस 2nz हो जाता। अगर हम सर्कुलर फाउंडेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते, उसका d डायमीटर होता, तो z डेप्थ में नीचे जाके d प्लस 2nz हो जाता, एरिया π/4 ऑफ d प्लस 2nz का स्क्वायर हो जाता। सिंपल, बेसिक, बिल्कुल बेसिक्स पे स्टिक करो, सब कुछ हो जाएगा। बस ये चेंज है, 2:1 मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर नहीं दी तो, अगर दी है क्वेश्चन में जो भी हमने पढ़ा है, अगर क्वेश्चन में उससे कुछ अलग चीज गिवन है तो आप क्वेश्चन में जो चीज गिवन है उसको प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। जैसे एनसी की वैल्यू हमने 9 मान के हमने अपनी जो जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है, राइट, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, वो हमने कैलकुलेट किया एनसी 9 एज्यूम करके कोहेजन सॉइल के लिए, ठीक है। पर अगर एनसी की वैल्यू कोई और दी है तो आप उसको मानोगे, उसको मान के आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इस चीज को हमेशा आप याद रखना, सिर्फ इस सब्जेक्ट में नहीं, किसी और भी सब्जेक्ट में अगर क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट वैल्यू गिवन है जो हमने अपने सॉल्व करते हुए पढ़ते हुए मानी है, क्वेश्चन में कोई डिफरेंट गिवन है तो आप वो एज्यूम करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ऐसे हम सिली मिस्टेक्स कर सकते हैं कि हमारा ध्यान उस तरफ ही जाए कि हमने तो ये पढ़ा, नहीं, क्वेश्चन में क्या दिया है आपने पढ़ा, ओके, क्वेश्चन में क्या गिवन है वो तो देख लो, राइट। तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें एक और केस आता है, वो केस आपको इस तरीके से ही दिया जाएगा, क्या कि ऊपर एक स्टिफ सॉइल है, ऊपर एक स्टिफ सॉइल है, मेथड सेम है, बस जो इक्वल ड्राफ्ट है वो कहां पे एज्यूम करना है, ये तीनों केसों में डिफरेंट है, राइट। दिस वाज आवर सेकंड केस, फ्रिक्शन पाइल वाला केस वाज आवर सेकंड केस। अब हम थर्ड केस डिस्कस करने वाले हैं। अब जो हम थर्ड केस डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज सॉफ्ट क्ले ओवरलाइंग स्टिफ क्ले, मतलब ऊपर सॉफ्ट क्ले है नीचे स्टिफ क्ले है। अब ये केस आपको अपने आप से एज्यूम नहीं करना कि देख के चलो अलग अलग लेयर्स हैं, हम ये मान ले कि ऊपर वाले का यूनिट वेट कम है, नीचे वाले का ज्यादा है, ये है वो है ना, अपनी तरफ से आपको कुछ एज्यूम नहीं करना है। नहीं, क्वेश्चन में अगर एक्सप्लिसिटली ये मेंशन किया हुआ है कि हाँ सॉफ्ट क्ले ओवरलाइंग स्टिफ क्ले, या
ऐसे लिख दिया डायग्राम बना के, जैसे मैंने लिखा है सॉफ्ट क्ले ऊपर स्टिफ क्ले नीचे, फिर आप मानोगे। या बिल्कुल ही ऐसा बिल्कुल साफ साफ डेटा दे दिया जिससे आपको पूरा ही क्लियर हो गया कि ऊपर वाली क्ले तो बहुत ही सॉफ्ट है। कैसे? मान लीजिए एसपीटी टेस्ट का डेटा दे दिया आपको, एसपीटी टेस्ट के आपको मतलब डेटा पे दे दिया कि यहां पे नंबर ऑफ ब्लोज n वाज इक्वल टू 0, राइट? वैसे इक्वल टू 0 नहीं आएगा, मतलब अगर बिल्कुल 0 या बिल्कुल 0 मतलब बहुत कम n वैल्यूज आ रही हैं उसकी, ठीक है, n वैल्यू बहुत कम है जब एसपीटी डेटा हमने किया, ठीक है, तो फिर हम मान लेंगे कि ओके सॉफ्ट क्ले है, ठीक है, क्योंकि ईएससी मेंस में एक बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि n वैल्यू के बेस पे हमको अंदाजा लगाना पड़ रहा है कि सॉफ्ट क्ले है या नहीं। हाँ, वो सेटलमेंट के रिलेटेड नहीं था, दैट वाज रिलेटेड मोर रिगार्डिंग नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, जो हम आगे टॉपिक कवर करेंगे। पर कहने का ये मतलब है कि आपको अपनी तरफ से अज्यूम नहीं करना ये केस, आपको पेपर में गिवन है, एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया क्वेश्चन में या डायग्राम में दिखाया गया, फिर ही आप ये केस एज्यूम करोगे, नहीं तो आप हमारा जो रेगुलर फ्रिक्शन पाइल वाला केस है वो ही एज्यूम करोगे, डिपेंडिंग ऑन एंड बियरिंग का केस है या फ्रिक्शन पाइल का केस है, ठीक है। तो अगर तो ये एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है या बिल्कुल जो एन वैल्यू बिल्कुल ही 0 के करीब है, ठीक है, बहुत ही कम है, तब आप मान सकते हो कि ऊपर वाली लेयर जो है सॉफ्ट क्ले है, ठीक है। इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में ऊपर स्टिफ क्ले के ऊपर जितनी भी लेंथ है पाइल की उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जितनी भी है हमें कोई मतलब नहीं, वैसे है पर सेटलमेंट की कैलकुलेशन करने के लिए हमें कोई मतलब नहीं है। हमें किस चीज से मतलब है कि सॉफ्ट क्ले के नीचे मतलब स्टिफ क्ले जहां से शुरुआत हो रही है उसके टॉप से पाइल की लेंथ कितनी नीचे है, मान लीजिए एल है, राइट, मान लीजिए एल है, ठीक है, दिस इज एल लेंथ, तो मैं इक्विवेलेंट ड्राफ्ट मानूंगा 2/3L पे, 2/3L, राइट, इसको मैं अच्छी तरह लिख देता हूं 2/3L। इस 2/3L के डिस्टेंस पे मैं इक्विवेलेंट ड्राफ्ट मानूंगा यहां पे। अगर ये L है तो कौन सी, इसमें स्टिफ क्ले में, स्टिफ क्ले में अगर मेरी लेंथ ऑफ पाइल L है तो यहां से जहां स्टिफ क्ले शुरू हो रही है वहां से 2/3L के डिस्टेंस पे इक्विवेलेंट ड्राफ्ट में मान लूंगा। यहां पे इसको मैं रिमूव कर देता हूं, यहां पे इक्विवेलेंट ड्राफ्ट में मान लूंगा। इक्विवेलेंट ड्राफ्ट मान के जो भी कैलकुलेशन, जैसी भी कैलकुलेशन हमने एंड बियरिंग या फ्रिक्शन पाइल के केस में की है वैसे यहां पे भी करता हूं। कैसे? इक्वल ड्राफ्ट एज्यूम कर ली, यहां पे उसके डायमेंशन वो ही होंगे जो पाइल ग्रुप के डायमेंशन होंगे। हाँ, डिपेंडिंग ऑन कहां पे एज्यूम की है वहां से एच नोट का डिफरेंस होगा। यस, एच नोट विल बी डिफरेंट ऑफ कोर्स। यहां पे जो भी जहां तक भी ये लेयर एक्सटेंड कर रही है वहां तक दिस विल बी एच नोट, जहां पे एज्यूम कर ली वहां से जहां तक ये लेयर है वहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज एच नोट। एच नोट आ गया। अब एच नोट कैलकुलेट करने के बाद आपको पता है हमको इस कंप्रेसिबल लेयर के सेंटर पे इफेक्टिव स्ट्रेस और इंक्रीज इन स्ट्रेस कैलकुलेट करनी होती है, वो हमको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, जो भी अब ऊपर पहले जितनी लेंथ थी उससे हमें कोई मतलब नहीं था, अब मतलब होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जितनी भी लेंथ है हमें ये पता तो करने पड़ेगा क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस यहां पे कितनी है। तो ऊपर जो भी इसका यूनिट वेट होगा उसको आप गामा को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस इसका आप देख लोगे यूनिट वेट कितना है, ठीक है। जो भी मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल गिवन है, जो इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग्स। अगर हम पाइल फाउंडेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इफेक्टिव स्ट्रेस किसी भी डेप्थ पे जो कैलकुलेट करनी है वो वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट बेसिक थिंग्स है कि वो तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये तो कम से कम आपको आता ही है, ठीक है। तो यहां पे आप कैलकुलेट कर लोगे जो भी आपको सॉल्व की प्रॉपर्टीज गिवन है, इस डेप्थ पे आप कैलकुलेट कर लोगे दिस लेंथ प्लस 2/3L प्लस H0/2, ये टोटल डेप्थ हो जाएगी फ्रॉम टॉप सरफेस जहां पे आपको इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है। तो सिग्मा नॉट बार आपके पास आ गया। डेल्टा क्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे लोड डिस्पर्स आपने कर दिया, लोड डिस्पर्स हो गया, ओके। लोड डिस्पर्स करने के बाद यहाँ पे जो भी एरिया होगा
एट जेड इक्वल टू एच नॉट बाई टू, आपने एट जेड इक्वल टू एच नॉट बाई टू, यहां से एट जेड इक्वल टू एच नॉट बाई टू पे आपने लोड को डिस्पर्स कर दिया। ओके, बी प्लस टू एन जेड, अगर ये बी है तो बी प्लस टू एन जेड, बी प्लस टू एन जेड विल बी डिमेंशन ऑफ दिस डिस्पर्स्ड विड्थ, डिस्पर्स्ड साइड जो होगी दैट विल बी बी प्लस टू एन जेड। अगर स्क्वायर है तो बी प्लस टू एन जेड का स्क्वायर हो जाएगा, अगर रेक्टेंगुलर है तो बी प्लस टू एन जेड इंटू बी, बी डैश प्लस टू एन जेड हो जाएगा। तो ये एरिया कैलकुलेट करके क्यू बाय एरिया करके आप डेल्टा सिग्मा बार कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद आप इस फॉर्मूला में सिग्मा नॉट बार, डेल्टा सिग्मा बार, एच नॉट की वैल्यू सब कुछ पुट करके डेल्टा एच कैलकुलेट कर लोगे, सेटलमेंट ऑफ पाइल ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने आपको 3 केस करा दिए, एंड बियरिंग पाइल, फ्रिक्शन पाइल, एंड तीसरा है सॉफ्ट क्ले, ओवरलाइंग स्टिफ क्ले, ऊपर सॉफ्ट क्ले नीचे स्टिफ क्ले। ये तीनों केस हमने डिस्कस कर लिए। अब इन तीनों केसेस के बेस पे जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा वो इक्वल ड्राफ्ट जहां पे भी एज्यूम करनी है डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, वो इक्वल ड्राफ्ट एज्यूम करके आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। राइट, तो ये हमने क्ले का केस कर लिया। अब हम केस करेंगे सैंड का, कि सैंड के केस में हम अपनी सेटलमेंट ऑफ पाइल ग्रुप कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नाउ तो अब हम बात करेंगे कि सैंड के केस में, जिसको हम कोहेजनलेस सॉइल भी कह देते हैं, उस केस में हम सेटलमेंट ऑफ पाइल ग्रुप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम पहले ये देखते हैं कि इंडिविजुअल पाइल की सेटलमेंट सैंड के केस में कितनी है। ठीक है, वो मान लीजिए एसआई है। ठीक है, एसआई है सेटलमेंट ऑफ इंडिविजुअल पाइल, सेटलमेंट ऑफ इंडिविजुअल पाइल। ठीक है, इन सैंड। ठीक है, जिसमें भी हमने ये ग्रुप की सेटलमेंट देखनी है, पाइल ग्रुप की सेटलमेंट देखनी है, उस सॉइल में, उस सैंड में एक पाइल की सेटलमेंट कितनी है, एसआई। ठीक है, ये एसआई कैलकुलेट करने के बाद हम एक रेशियो डिफाइन करते हैं जिसको हम नाम देते हैं ग्रुप सेटलमेंट रेशियो का, GSR। इट स्टैंड्स फॉर ग्रुप सेटलमेंट रेशियो। ठीक है, ग्रुप सेटलमेंट रेशियो। अब ये ग्रुप सेटलमेंट रेशियो को हम डिफाइन करते हैं। पहले इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं ग्रुप सेटलमेंट रेशियो का। ग्रुप सेटलमेंट रेशियो, इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो होता है SG/SI। SG होती है सेटलमेंट ऑफ पाइल ग्रुप, जो हमें पता करनी है। SI हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होते हैं। अब GSR, ग्रुप सेटलमेंट रेशियो, ये हमको कैलकुलेट करनी है। इसको कैलकुलेट करने के लिए मेनली स्कैम्पटन और मेयरहॉफ ने अपने अलग अलग फॉर्मूलाज दिए। हमें जो फॉर्मूला अडॉप्ट करना है, जो हम अडॉप्ट करके हम याद करते हैं फॉर्मूला, वो है दैट गिवन बाय स्कैम्पटन। हमारे लिए ग्रुप सेटलमेंट रेशियो का फॉर्मूला जो स्कैम्पटन ने दिया है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एज पर स्कैम्पटन ग्रुप सेटलमेंट रेशियो का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू 4B प्लस 2.7 डिवाइडेड बाय B प्लस 3.6। बी आपको पता है, बी यू नो, बी होती है विड्थ। ठीक है, विड्थ ऑफ जो भी हमारा पाइल ग्रुप होगा उसकी जो विड्थ होगी दैट विल बी बी। अगर अनइवन है तो भी हम उस चीज को ले लेते हैं, उस साइड को ले लेते हैं जो कम है। अगर इक्वल है तब तो कोई चक्कर है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से बी कैलकुलेट करने के बाद, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट करने के बाद 4B प्लस 2.7 बाय B प्लस 3.6 का स्क्वायर करके हम ग्रुप सेटलमेंट रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे एज पर स्कैम्पटन। उसके बाद SG/SI। ठीक है, ये होती है ग्रुप सेटलमेंट रेशियो, जो हमको पता चल गई। SI हमको पता है तो SG को हम कैलकुलेट कर लेंगे ग्रुप सेटलमेंट रेशियो इनटू SI से। इस तरीके से हमारे पास सेटलमेंट ऑफ पाइल ग्रुप आ जाएगी। राइट, अब ये क्योंकि एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है तो इसलिए यहाँ पे ये क्लियर करना बहुत ही जरूरी है दैट B इज width in meters, width in meters। मीटर्स में हमको B की वैल्यू अडॉप्ट करनी है। उसके बाद जो भी, जैसे मैंने आपको बताया, जो भी हमारा पाइल ग्रुप होगा
उसकी जो भी डायमेंशन होगी, अगर स्क्वायर है तब तो कोई चक्कर है ही नहीं, अगर रेक्टेंगुलर है तो जो कम वाली होगी आप उसको बी मान के ग्रुप सेटलमेंट रेशियो कैलकुलेट कर लेना, उसके बाद आपका आसानी से जो एस जी है वो आ जाएगा, सेटलमेंट ऑफ पाइल ग्रुप। ठीक है, वो ही अल्टीमेटली हमको कैलकुलेट करना था, यही हमारे टॉपिक का नाम था, सेटलमेंट ऑफ पाइल ग्रुप। अब कोहेसिव सॉइल में, कोहेजनलेस सॉइल में कैसे हम सेटलमेंट ऑफ पाइल ग्रुप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये अब हमने देख लिया। अब इससे आगे हम अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें कंटिन्यू करेंगे। ये वाला लेक्चर हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, राइट। फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच, अगले लेक्चर में मिलते हैं।